हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी, एक सिंपल फैक्टर कॉमन होता है डेमोक्रेसीज में, ठीक है। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, और वो फैक्टर क्या होता है कॉमन, कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। तो हम इस चीज़ को एक डेफिनेशन के साथ समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। तो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर रूल कौन करेगा। दिस इज़ द यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब सबसे बेसिक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होती है डेमोक्रेसी की। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ का पता चल जाता है कि डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए। एक सिंपल बेसिक पॉइंट ये होना चाहिए कि वहाँ पे जो रूलर है वो इलेक्टेड होना चाहिए वहाँ के लोगों के द्वारा, और अगर ऐसा किसी जगह पे नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हमें डिफरेंशिएट करना सिखाती है बिटवीन द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक कंट्री है इंडिया के पास ही जिसका नाम है म्यांमार। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, वो जो है लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। Those who happen to be in control of the army become the rulers of the country। तो जिसने जो आर्मी के कंट्रोल में है वहाँ की जो कंट्री, मतलब जो रूल कर रहा है वहाँ की आर्मी को, वही रूल कर रहा है वहाँ की कंट्री को भी। क्लियर। पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन। पीपल के जो वहाँ के लोग हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अपनी चॉइस नहीं है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और सेम चीज़ मोनार्कीज पे भी अप्लाइज है कि वहाँ पे भी लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। अगर आपकी फैमिली में अगर आप पैदा हुए हैं रॉयल फैमिली में, राजा के घर पे, तो आप ऑटोमेटिकली राजा ही बनेंगे, ठीक है। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। The kings of the Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। तो सऊदी अरेबिया में भी मोनार्की है क्योंकि वहाँ पे जो रूलर है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है या चुना हुआ नहीं है। वो वहाँ का राजा है, रूलर है, क्योंकि वो बॉर्न हुआ है रॉयल फैमिली में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, मोनार्की है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडुकेट। लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन है ना डेमोक्रेसी की, एडुकेट नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके भी अलग काफ़ी ब्रॉड मीनिंग है डेमोक्रेसी का। ये सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। ये हमें याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है कि डेमोक्रेसी पीपल्स रूल है, लोगों का शासन है। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। अगर हम unthinking manner से इस चीज़ को सोचें, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर हम सोचते हैं इस चीज़ को, तो क्या जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ सब जगह पे डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। ये काफ़ी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब गलत है ये जो कॉन्सेप्ट है। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में तुम लोग डेमोक्रेसी के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो हर गवर्नमेंट इस टाइम पे चाहती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चाहती है कि हम कौन है, डेमोक्रेसी है। वो सिर्फ मतलब नहीं भी है ना डेमोक्रेसी, तो भी वो यही शो ऑफ करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इवन इफ इट इज़ नॉट सो। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्कस बिटवीन अ गवर्नमेंट
दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि जो है अगर उस गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के फीचर्स है भी या नहीं, या फिर वो जो कंट्री है सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। तो हम ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसे केयरफुली पढ़ेंगे, तो हमें इसके फीचर्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। तो हमने इस सिंपल डेफिनेशन के साथ डेमोक्रेसी की फॉर्म को डिस्कस किया था कि कोई भी गवर्नमेंट जहाँ पे लोग इलेक्ट कर रहे हैं रूलर को, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, तो इन सारे रूलर, इस डेफिनेशन में रूलर कौन है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक, कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट चुने जाते हैं तो उनको डेमोक्रेसी बोला जाता है वहाँ पे। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो कौन से ऐसे इलेक्शन करवाते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कौन से ऐसे इलेक्शन होते हैं जिनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं। What condition must be fulfilled for an election to be considerable democratic, तो कौन सी ऐसी conditions हैं जो fulfilled करनी होती हैं ताकि हम कह सकते हैं कि election क्या है, democratic है। Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers, कौन से वो लोग हैं जो elect करते हैं rulers को और कौन है जो elect होते हैं as a ruler। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या इसमें सारे जो सिटीजन है वो इक्वल बेसिस पे इंक्लूडेड है। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी में ऐसा भी है कि आप किसी पर्सन को राइट दे सकते हैं वोट का और किसी को नहीं दे सकते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और फाइनली ये हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि आखिर हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, तो क्या जो रूलर सिलेक्ट किए जाते हैं वो जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इलेक्ट किया गया है। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ फंक्शंस होते हैं जो उनकी पावर को लिमिट करते हैं। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्या ऐसा भी ज़रूरी है, नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी में आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सिटीजन्स के राइट को। तो ये सारे जो सवाल आते हैं जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसे पढ़ रहे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड पीपल। तो यहाँ पे स्टोरी जो दी गई है वो दी गई है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ जो है मिलिट्री कॉप था अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा देता है, खुद को डिक्लेयर कर देता है चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और कुछ टाइम बाद वो अपनी प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। उसके बाद वो एक रेफरेंडम लेके आता है। तो रेफरेंडम का मतलब होता है कि जो उस कंट्री के लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि आप चाहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट बना हुआ है परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनको आगे भी प्रेसिडेंट बनाए रखा जाए। तो वो क्या करता है, रेफरेंडम लेके आता है जो उसको 5 साल का एक्सटेंशन दे देता है।
ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं या मीडिया होती है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कुछ तो रेफरेंडम में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो वो काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क। तो उसके बाद वो क्या करता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करता है, एक ऑर्डर पास कराता है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं तो चेंज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हाँ अमेंडमेंट का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि चेंज नहीं होता है, उसी चीज़ में संशोधन किया जाता है, ठीक है, अपडेट किया जाता है। तो अमेंडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक ऑर्डर लेकर आता है जिसके थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। और इस ऑर्डर के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क लेके आता है जिसके थ्रू वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली होती है उसको डिसमिस कर देता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये जो सिविलियन कैबिनेट थी वो सुपरवाइज होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, जिसको डोमिनेट कर रहे थे मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथों में आ गया था पाकिस्तान में। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और इन सब के बाद उन्होंने, क्योंकि डिसमिस कर दिए था नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो उसके बाद वो फिर से इलेक्शन कराते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज का। तो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सब पावर। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं और उनको कुछ पावर्स दे दी जाती हैं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होती है और उनका जो हेड था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके पास होती है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. तो क्लियरली हमें बहुत सारे रीजंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जब जनरल परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में था तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दे। तो लेकिन उनमें से एक रीज़न पे हम फोकस करते हैं। कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड थे। पीपल में इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर्स। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन तो करवाए थे, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए थे, लेकिन उनके पास पावर ही नहीं थी। फाइनल पावर उन लोगों के पास थी जो इलेक्टेड ही नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। तो जो रूलर जिनको चुना था लोगों ने, उनके पास फाइनल डिसीजन लेने का पावर ही नहीं था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर था वो आर्मी ऑफिसर्स के पास था और उनके हेड जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और इनमें से कोई भी इलेक्टेड नहीं था लोगों के द्वारा। तो हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। और यही सेम जो रूल है वो डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, कि फाइनल पावर जो है ऐसे लोगों के पास होती है जिन्हें लोगों ने चुना ही नहीं है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who आर नॉट इलेक्टेड। तो जो लोग थे वो पार्लियामेंट में तो इलेक्ट होके गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, बट जो रियल पावर थी वो उनके पास थी जो इलेक्टेड ही नहीं थे। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो रियल पावर होती है वो एक्सटर्नल पावर्स के पास होती है, मतलब ऐसे लोगों के पास होती है जो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, ना कि लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर होती है। तो ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में होता है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो लेकिन हम इसे पीपल्स रूल तो नहीं कह सकते,
ठीक है, आपने ठीक है इलेक्शन करवाए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन बात का क्या, ठीक है, फाइनल डिसीजन तो उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है ना, फाइनल डिसीजन तो वही लेगा जो इलेक्टेड ही नहीं है, और वो अपने हिसाब से लेगा जो उसको सही लगेगा। उसको लोगों से ना तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, ना उसकी जवाबदेही है, क्योंकि लोगों ने तो उसे चुना नहीं है, ना ही वो सोचेगा उस चीज़ के बारे में। इसलिए तो यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट फीचर मिल जाता है डेमोक्रेसी का, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पे नहीं कह सकते, तो इलेक्शन के बाद भी जो फाइनल डिसीजन की जो पावर है ना, वो इलेक्टेड लोगों के पास ही होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी है। क्लियर? चलिए दूसरा फीचर देखते हैं। दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, तो इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। सॉरी, तो चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो चाइना में हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कंट्री की पार्लियामेंट को चुनने के लिए। तो जिसको बोलते हैं कॉल्ड क्यांगो रहमिन दलब्लाओ दहाई, और इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये जो नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, पार्लियामेंट को बोल रहे हैं हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो वहाँ की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो पार्लियामेंट है, उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, चाइना के। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। 3000 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है पूरे चाइना से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। उनमें 3000 में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है आर्मी के थ्रू। ठीक है, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो जब भी आपको वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है चाइना में, तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, तो मतलब वो उसी को इलेक्शन लड़वाएंगे ना जो अपने लोग होंगे, जो अपने मेंबर्स होंगे। ठीक है, और वहाँ पे एक ही जो पार्टी है उसका रूल चल रहा होता है, जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 3। ठीक है, चाइनीज जो लोग मेंबर्स थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और उनकी जो अलाइड थी, मतलब 8 स्मॉल पार्टीज थी, अलाइड थी, तो वही उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाता है 2002 और 2003 में। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन आ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब भी किसी को कॉन्टेस्ट करना होता है, इलेक्शन में खड़े होना है, तो उनको अप्रूवल की ज़रूरत होती थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 और 3। तो सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो 8 अलायंस पार्टीज थी ना, उन्हीं लोगों के जो मेंबर्स थे वो कॉन्टेस्ट कर सकते थे इलेक्शन में। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो हमेशा गवर्नमेंट बनती थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई और पार्टी का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे है वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो और कोई पार्टी ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी को वोट देना है, उसी के मेंबर्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता। क्लियर? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक और स्टोरी दी गई है मैक्सिको की, जिसमें 1930 से हर 6 साल पे इलेक्शन हो रहे थे मैक्सिको में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो म्यांमार कभी भी जो है मिलिट्री और डिक्टेटर रूल के कंट्रोल में नहीं रहा है। ठीक है, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाई पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो 2000 तक हर इलेक्शन में ये देखने को मिलता है कि सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पे इलेक्शन जीत रही होती है, और वो है PRI। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी
पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का ही रूल चल रहा था 1930 से 2000 तक। ठीक है, तो पीआरआई का जो कंट्रोल था वो कब तक चल रहा था, 1930 से लेके 2000 तक पीआरआई इलेक्शन जीत रही थी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज जो है इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट कर रही थी, लड़ रही थी, बट जीत नहीं पा रही थी। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। तो पीआरआई जो पार्टी थी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रही थी इलेक्शंस में जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे ना, उनको पार्टी मीटिंग्स अटेंड ही करनी होती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। जो टीचर्स होते थे स्कूल्स में, उनको भी फोर्स किया जाता था कि वो बोलें कि पेरेंट्स जो हैं पीआरआई को ही वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। जो मीडिया थी वो पॉलिटिकल अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी किसी चीज़ को दिखाया नहीं जाता था, उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पोलिंग बूथ्स जो होते हैं उनको लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया जाता था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था, विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू पीपल्स कास्ट देयर वोट। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, वो वोट देने क्यों जाएंगे। अभी यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हमें तो एक जगह पे जाना है वोट देने, फिर पता चलता है जैसे ही वो पहुँचते हैं पोलिंग बूथ पे कि नहीं नहीं यहाँ नहीं है, आपको कहीं और जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वोट नहीं दे पाते थे। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। तो PRI काफ़ी पैसा खर्च करती थी कैंपेनिंग में अपने कैंडिडेट्स के। कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार करने के लिए अपने कैंडिडेट्स का। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या ये जो हमने एग्जाम्पल देखा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट किया है रूलर को। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। तो इन एग्जाम्पल को देखने से तो यही लगता है कि नहीं, वहाँ पे नहीं इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं दोनों स्टोरीज़ में। तो चाइना में क्या मिलता है कि इलेक्शंस लोगों को ऑफर ही नहीं कर रहे हैं कोई और चॉइस को, सिर्फ एक पार्टी है उसी को वोट देना है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। तो जो रूलिंग पार्टी है वही कैंडिडेट को अप्रूव कर रही है और उन्हीं कैंडिडेट्स को जो लोगों को वोट करना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस। क्या हम बोल सकते हैं कि ये चॉइस है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, तो जो मैक्सिकन का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे लोगों जो हैं चॉइस तो है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिटी में तो है लेकिन प्रैक्टिस में उनके पास कोई चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि रूलिंग पार्टी को वहाँ पे हराया जा सकता था। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, चाहे लोग उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। तो हम नहीं बोल सकते ये जो इलेक्शंस हैं ये फेयर है। एक क्राइटेरिया होता है कि हर बारी वो जीत रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं, बट अगर लोग ही ऐसा नहीं चाहते हैं और आप गलत तरीके से इलेक्शंस में जीत रहे हो तो ये क्या है, फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो हमें यहाँ पे सेकंड फीचर मिल जाता है डेमोक्रेसी का कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शंस पे, ठीक है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जहाँ पे जो लोग करेंटली पावर में हैं उनके पास भी चांस होना चाहिए हारने का। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फीचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। तो एक पर्सन, उसका एक वोट होता है और उस वोट की एक वैल्यू होती है। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पहले हम
पढ़ चुके थे कि डेमोक्रेसी के लिए कितना स्ट्रगल हुआ है, ताकि लोग डिमांड कर रहे थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, मतलब वोट देने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट के लिए डिमांड कर रहे थे। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है कि हर किसी के पास वोट करने का जो राइट है, वो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में आप लोगों के पास है। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट। इसके बावजूद बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे अभी भी ये जो इक्वल राइट टू वोट है वो डिनाई कर दिया गया है। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। वैसे ही एक कंट्री एस्टोनिया, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको वोटिंग का राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजी। फिजी एक कंट्री का नाम है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजिन। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है कि इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो वहीं पे पैदा हुए थे, मतलब सब कुछ उनका वही है, तो उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजिन, जो इंडिया से गए हुए फिजिन हैं उनके में। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी का तो ये बेस है कि लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आके हमें हमारा थर्ड फीचर मिल जाता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट। तो कोई भी जो अडल्ट सिटीज़न है, तो हमारे इंडिया में क्या है, अगर आप 18 हो, ठीक है, तो आपके पास वोट का राइट है। अगर आप 18 साल के हो तो आपके पास वोटिंग का राइट है। तो आपके पास एक वोट होगा और उस वोट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फोर्थ फीचर जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो देखो, जब तक लॉ नहीं होंगे जिस कंट्री में आप रह रहे हो, तब तक सरवाइव करना मुश्किल होगा, और लोगों को जो उनके राइट्स हैं उनको छीनने का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो आपको उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिल गई थी वाइट माइनॉरिटी से 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ। तब से जो है एक कंट्री उस जिम्बाब्वे में एक पार्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था ज़ानू पीएफ, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो पार्टी थी, इसने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मगवे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ का जो लीडर था रॉबर्ट मगवे, वो कंट्री को रूल कर रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ज़ानू पीएफ। इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे, लेकिन हर बारी एक ही पार्टी जीत रही थी, जो थी ज़ानू पीएफ। प्रेसिडेंट मगबी वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट मगबे जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि उसने जब फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो उसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा था, मतलब गलत तरीके से इलेक्शन जीत रहा था। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो टाइम के साथ उसने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, जिसके बाद उसने अपनी जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी उनको काफ़ी बढ़ा लिया था, और वो काफ़ी लेस अकाउंटेबल हो गया था जनता के लिए। ठीक है, कि मेरा जो मन करेगा मैं वो रूल बनाऊंगा, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरेस किया जा रहा था, और उनकी जो मीटिंग्स थी ना, वो भी नहीं होने देते थे ज़ानू पीएफ के लोग।
पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो जब आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते थे, मतलब नहीं कर सकते थे, मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, कोई भी चीज़ आप मतलब जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट को। अगर आप ऐसा करते थे तो ये सब क्या था, इलीगल था, आप जेल जाओगे। मतलब देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे उसने एक लॉ बनाया हुआ था जिसमें उसने लिमिटेड कर दिया था कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। टेलीविजन रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो टेलीविजन थे, रेडियो थे, वो कंट्रोल हो रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा और सिर्फ रूलिंग पार्टी के वर्जन को, मतलब उसकी अच्छाइयों को दिखाया जाता था सिर्फ। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरेस्ट दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। तो कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे जो सही चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उनको हरेस कर रही थी। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट। तो जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी सारे जजमेंट्स को इग्नोर कर दिया था और जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा था। ही वॉज फोर्स्ड आउट इन ऑफ ऑफिस इन 2017 में उनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। बॉम्बे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो जो एग्जाम्पल हमें जिम्बाब्वे में देखने को मिलता है वो दिखाता है कि लोगों का अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में रूलर्स के लिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि अगर लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो तो आप जीत ही जाओगे। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, जैसे जानू PF हो रही थी। पॉपुलर लीडर्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। तो पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, निरंकुश हो सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। अगर हम अच्छे से देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम देखें कि वहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इलेक्शन से पहले क्या था और इलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या रहा है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो सफिशिएंट रूम होना चाहिए, मतलब हर किसी के पास इक्वल राइट्स होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज अपोजिशन में भी होती हैं उनके पास भी राइट्स होने चाहिए। दिस रिक्वायर्स द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स। और ये भी ज़रूरी है कि जो स्टेट है वो लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक। और लोग क्या हैं, फ्री होने चाहिए सोचने के लिए। टू हैव ओपिनियंस, कि उनकी ओपिनियंस फ्री होनी चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और वो पब्लिक में भी अपनी बात को कह पाएँ। टू फॉर्म एसोसिएशन, कि वो एसोसिएशन बनाने के लिए फ्री होने चाहिए। प्रोटेस्ट करने के लिए एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस वो ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए उनको फ्री होना चाहिए। किसको फ्री होना चाहिए, जो लोग हैं। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हर कोई क्या है, इक्वल है कानून की आंखों में। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं लोगों के वो जुडिशरी के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है, जिसके ऑर्डर को सब लोगों को मानना ज़रूरी है। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट रन आफ्टर द इलेक्शन। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है, क्या काम कर रही है, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो सब कुछ नहीं कर सकती है कि जो वो चाहती है तो कुछ भी करेगी, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। क्योंकि उसने इलेक्शन जीता है तो जो चाहे वो नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको सम बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी गारंटी देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। इवन मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, जो भी मेजर डिसीजन हो उसको कंसल्टेशन के थ्रू ही होना चाहिए। एवरी ऑफिस बैरियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है। जो भी ऑफिस बैरियर बनाया जाता है उनको राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, तो वो जो है अकाउंटेबल है सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, अकाउंटेबल है। तो इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोगों को फोर्थ जो फीचर था वो मिल जाता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लिमिट में रूल करती है, जिसको सेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू से लिमिट किया जाता है, और जहाँ पे लोगों को सिटीजन्स को राइट भी दिए जाते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अच्छे नहीं भी लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।